नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन जिसकी बारीकियां समझना वाकई जरूरी है। सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी। हमारे पास इस पर काफी सामग्री है, कुछ लेख हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, नोट्स भी हैं, और हमारा मकसद है कि इनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है, जो नजरिया है, उसे निकालें। एक तरह से सारी जानकारी को सरल बनाना है ना। बिल्कुल, ताकि आसानी से समझ आ सके। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सब्सिडी आखिर है क्या चीज? सरकारें क्यों देती हैं ये? क्या ये हमेशा अच्छी होती हैं? फिर इसके प्रकार क्या हैं, खासकर भारत में? देखिए, उर्वरक क्षेत्र में ये कैसे काम करती हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, उर्वरक सब्सिडी तो बहुत अहम है। और फिर ये जो नए तरीके आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और ईयूपीआई, इन पर भी बात करेंगे। ये कैसे डिलीवरी सुधार रहे हैं। और आखिर में डब्ल्यूटीओ वाला एंगल भी देखना होगा। विश्व व्यापार संगठन के नियम क्या कहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये सब्सिडी होती क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? इन स्रोतों के हिसाब से ये मूल रूप से सरकार की तरफ से किसी को मिलने वाली मदद है। हाँ, मदद। ये किसी व्यक्ति को मिल सकती है, परिवार को, या फिर किसी कंपनी को। और ये सीधे कैश में भी हो सकती है, या फिर जैसे किसी चीज या सेवा की कीमत कम कर दी। अच्छा, और जरूरत क्यों पड़ती है इसकी? सरकारें क्यों देती हैं सब्सिडी? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा इन पेपर्स में बताया गया है। एक तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, या फिर बेहतर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। जैसे खेती में अच्छे बीज या खाद के लिए मदद। हाँ, बिल्कुल। या फिर कुछ सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जैसे गरीबों तक, जरूरतमंदों तक सस्ता अनाज पहुंचाना, या गैस सिलेंडर। कीमतों को कंट्रोल करना भी एक मकसद हो सकता है। हाँ, कीमतों को स्थिर रखना, या फिर निर्यात मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये एक तरह का आर्थिक टूल है सरकार के हाथ में। लेकिन हर टूल की तरह इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, आलोचनाएं भी होती होंगी। बिल्कुल होती हैं। स्रोतों में इसका जिक्र है। एक बड़ी चिंता जो अक्सर जताई जाती है, वो है गलत लक्ष्यीकरण की, मतलब इल टारगेटिंग। कि जिनके लिए बनी है उन तक पहुंचती नहीं। हाँ, कि फायदा किसी और को मिल जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सब्सिडी से कभी-कभी बाजार में जो सिग्नल मिलते हैं वो बिगड़ जाते हैं, मतलब संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये तो एक दुविधा वाली बात है। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती है कि सब्सिडी कितनी कारगर है और कहीं इसके फायदे से ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। इसीलिए शायद इसको अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर समझा जाता है। हाँ, ये वर्गीकरण वाला हिस्सा दिलचस्प है। स्रोतों में कई तरह से बांटा गया है। एक है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, बनाम अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष सब्सिडी मतलब पैसा सीधे लाभार्थी के हाथ में या आजकल जैसे बैंक खाते में जाता है। अच्छा, डायरेक्ट कैश। हाँ, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि सरकार किसी चीज या सेवा की कीमत कम कर देती है, जैसे सस्ता राशन या सस्ती बिजली। लाभार्थी को चीज सस्ती मिलती है, पैसा सीधे नहीं मिलता। एलपीजी सिलेंडर वाला उदाहरण शायद यहाँ फिट बैठता है। पहले शायद डीलर को छूट मिलती थी, अब कई बार पैसा सीधा खाते में आता है। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बदलाव का। फिर एक और है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, बनाम लक्षित, टारगेटेड। हाँ, सार्वभौमिक मतलब जो सबको मिले, बिना किसी खास पहचान के। जैसे मान लीजिए पेट्रोल पर अगर कोई छूट है तो वो सबको मिलेगी। लक्षित सब्सिडी में पहले लाभार्थियों की पहचान की जाती है, किसी न किसी आधार पर, जैसे आय के आधार पर, और फिर सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी दी जाती है, जैसे बीपीएल परिवारों के लिए योजनाएं। आजकल जोर ज्यादातर लक्षित पर ही है, ताकि पैसा सही जगह लगे, बर्बादी ना हो। जी। अच्छा, और ये सशर्त और बिना शर्त क्या है? सशर्त मतलब सब्सिडी लेने के लिए आपको कोई शर्त पूरी करनी होगी। जैसे सरकार कह सकती है कि अगर आप ये खास फसल उगाएंगे या ये तकनीक अपनाएंगे तभी सब्सिडी मिलेगी। ओके। बिना शर्त वाली में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। फिर एक और वर्गीकरण है स्पष्ट और निहित सब्सिडी का। स्पष्ट मतलब जो साफ बजट में दिखे। हाँ, जिसके लिए सरकार बजट में अलग से पैसा रखती है और बताती है कि ये सब्सिडी है। निहित सब्सिडी थोड़ी छुपी हुई होती है, जैसे सरकार किसी चीज की कीमत को बाजार भाव से नीचे रखती है, भले ही सीधे पैसा न दे रही हो। वो भी एक तरह की सब्सिडी ही है। समझ गया। ये तो हुए सामान्य प्रकार, लेकिन कुछ खास तरह की सब्सिडी भी हैं जिनका जिक्र है, जैसे इनपुट सब्सिडी। ये क्या होती है? इनपुट सब्सिडी वो होती है जो उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीजों, मतलब इनपुट्स पर दी जाती है। जैसे खेती में मान लीजिए खाद पर, बीज पर, या सिंचाई के लिए बिजली या पानी पर छूट। मकसद होता है उत्पादन की लागत कम करना, ताकि किसान ज्यादा उत्पादन कर सकें।
और मूल्य सब्सिडी। मूल्य सब्सिडी को सबसे क्लासिक उदाहरण है अपना पीडीएस सिस्टम, मतलब राशन वाला सिस्टम। हाँ सरकार किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदती है ना? हाँ, एफसीआई खरीदती है। हाँ, एफसीआई। फिर उसी अनाज को बहुत ही कम दाम पर गरीबों को पीडीएस दुकानों के जरिए बेचा जाता है। तो जो खरीदने की ऊंची कीमत एमएसपी और बेचने की कम कीमत के बीच का भारी अंतर है, वो सरकार अपनी जेब से भरती है। यही है मूल्य सब्सिडी। अच्छा, ये काफी बड़ा हिस्सा होगा सरकारी खर्च का। बिल्कुल। इसके अलावा निर्यात सब्सिडी भी होती है, जो कंपनियों को अपना माल बाहर बेचने में मदद करती है। और बुनियादी ढांचा सब्सिडी, जैसे सड़कें या बिजली प्लांट बनाने में मदद। तो ये कई तरह के रूप हैं सब्सिडी के। हाँ, कई प्रकार हैं। और अगर अब हम भारत पर फोकस करें तो एक सेक्टर जहां ये सब बहुत बड़े पैमाने पर होता है और बहुत बहस भी होती है, वो है उर्वरक, मतलब फर्टिलाइजर। हाँ, उर्वरक सब्सिडी, ये तो हमेशा खबरों में रहती है, किसानों के लिए बहुत जरूरी भी है। स्रोत बताते हैं कि उर्वरक विभाग इसे देखता है। यहाँ क्या सिस्टम है? यहाँ मुख्य रूप से 2 तरह के सिस्टम चल रहे हैं। पहला है यूरिया के लिए। यूरिया, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, सबसे ज्यादा। और इस पर सब्सिडी का तरीका है लागत प्लस जैसा। मतलब सरकार देखती है कि कंपनी को यूरिया बनाने में लागत कितनी आई। हाँ। फिर सरकार एक एमआरपी तय करती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो किसान को देना है। और ये एमआरपी लागत से कम होती है? हाँ, काफी कम। तो जो लागत और एमआरपी के बीच का फर्क है, वो पैसा सरकार सीधे बनाने वाली कंपनी या अगर बाहर से मंगाया है तो इम्पोर्टर को दे देती है। अच्छा, तो जैसे आपने पहले उदाहरण दिया था, अगर 900 रुपए लागत है, एमआरपी 300 रुपए है, तो 600 रुपए सरकार कंपनी को देगी। तय करना, ये कैनलाइज्ड इंपोर्ट कहते हैं इसे। एसटीसी, एमएमटीसी जैसी एजेंसियां करती हैं। यहाँ तक कि किस राज्य में कितना यूरिया जाएगा, ये भी सरकार ही तय करती है काफी हद तक। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा नियंत्रण है। हाँ, यूरिया सबसे ज्यादा नियंत्रित उर्वरक है। अब दूसरा सिस्टम है बाकी के मुख्य उर्वरकों के लिए, जैसे डीएपी और एमओपी, मोप। अच्छा, डीएपी और पोटाश, इनके लिए क्या है? इनके लिए 2010 में एक अलग सिस्टम आया, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस। हाँ। पोषक तत्व आधारित, ये कैसे काम करता है? इसमें सरकार उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय करती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर। हर पोषक तत्व के लिए प्रति किलो एक रेट तय कर दिया जाता है। मतलब यूरिया की तरह पूरी बोरी पर फिक्स सब्सिडी नहीं। और एक बड़ा फर्क ये है कि एनबीएस वाले उर्वरकों की एमआरपी सरकार तय नहीं करती। अच्छा, तो कीमत कौन तय करता है? कंपनियां खुद तय करती हैं। वो देखती हैं कि उन्हें सरकार से पोषक तत्वों के आधार पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और फिर बाजार के हिसाब से अपनी कीमत तय करती हैं। उदाहरण दे सकती हैं? जैसे डीएपी पर कैसे कैलकुलेट होगी? हाँ, जैसे मान लीजिए ये रेट बदलते रहते हैं, पर एक उदाहरण के लिए एन पर सब्सिडी 19 रुपए किलो, पी पर 15, के पर 10 और एस पर 2.5 रुपए है। अब डीएपी में करीब 18% एन और 46% पी होता है, तो 50 किलो की डीएपी बोरी में 9 किलो एन और 23 किलो पी हुआ। तो कंपनी को सब्सिडी मिलेगी 9 किलो 19 रुपए प्लस 23 किलो 15 रुपए, यानी करीब 171 प्लस 345 इज इक्वल टू 516 प्रति 50 किलो बोरी। मोयूपी में 60% के होता है, तो 50 किलो बोरी में 30 किलो के हुआ। सब्सिडी होगी 30 किलो 10 रुपए बराबर 300 रुपए। इस सब्सिडी को घटाकर कंपनी अपनी कीमत तय करेगी। ये सिस्टम तो सुनने में ज्यादा लॉजिकल लगता है कि पोषक तत्व के हिसाब से मदद मिले, लेकिन क्या इससे सब ठीक हो गया? स्रोत कुछ दिक्कतों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, दिक्कतें तो है। एक बड़ी चिंता है पोषक तत्वों का असंतुलित इस्तेमाल। मतलब? एनपीके का एक आदर्श अनुपात माना जाता है, करीब 4.2.1। लेकिन क्योंकि यूरिया जिसमें सिर्फ एन होता है पर सब्सिडी ज्यादा है और उसकी कीमत बहुत कम रखी गई है एनपीके के मुकाबले, तो किसान यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। हाँ, तो नतीजा ये हुआ है कि एन का इस्तेमाल पी और के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्रोत बताते हैं कि 2017-18 तक ये अनुपात बिगड़कर 6.1:1:2.5 का हो गया था। अरे, इससे तो मिट्टी खराब होती होगी लंबे समय में। बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता है। फिर कालाबाजारी का भी मुद्दा है। सस्ता सब्सिडी वाला यूरिया कभी-कभी चोरी से फैक्ट्रियों में चला जाता है। वो जहां नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हाँ,
फिर ये सवाल भी है कि छोटे किसान इसका कितना फायदा उठा पाते हैं और क्या ये सब्सिडी घरेलू कंपनियों को अकुशल तो नहीं बना रही। ये सब सवाल जुड़े हुए हैं। काफी जटिल है ये। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से शायद सरकार ने सब्सिडी देने के तरीके को बदलने की कोशिश की है, जैसे डीबीटी। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन उर्वरक में डीबीटी जैसा आपने बताया थोड़ा अलग है, पैसा सीधे किसान के खाते में नहीं जाता। नहीं, यहीं पे थोड़ा फर्क है। जब किसान दुकान पर खाद खरीदने जाता है तो उसे अपनी पहचान बतानी होती है आधार से या किसान क्रेडिट कार्ड से। हाँ, वो पोस्ट मशीन होती है दुकानों पे। हाँ, उसी पोस्ट मशीन पर किसान की पहचान और उसने कितनी खाद खरीदी ये सब दर्ज हो जाता है। जैसे ही बिक्री पूरी होती है, सब्सिडी का जो पैसा बनता है वो किसान को नहीं मिलता बल्कि सीधे उस कंपनी को जाता है जिसकी खाद बिकी है। अच्छा, तो ट्रैकिंग लाभार्थी की हो रही है लेकिन पैसा कंपनी को मिल रहा है। इसका फायदा क्या है? कुछ बचत का अनुमान है? हाँ, स्रोत एक अनुमान बताते हैं कि इस सिस्टम से जो लीकेज होती थी, मतलब सब्सिडी गलत जगह जाती थी, उसमें कम से कम 20% की बचत हो सकती है। 20%? ये तो काफी बड़ी रकम हुई। हाँ, सरकारी खजाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। और फायदे भी हैं, सही लाभार्थी की पहचान होती है, पारदर्शिता बढ़ती है, बिचौलिए हटते हैं, सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, पूरी प्रक्रिया ज्यादा कुशल होती है। और ये सब मुमकिन हुआ है काफी हद तक जैम ट्रिनिटी की वजह से, है ना? जनधन, आधार, मोबाइल। बिल्कुल, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतने बड़े स्केल पर डीबीटी को संभव बनाया है। डीबीटी के अलावा एक और नई चीज का जिक्र है स्रोतों में, ई-यूपीआई। ये क्या है? क्या ये सामान्य यूपीआई जैसा है? नहीं, ये उससे अलग है। इसे एनपीसीआई ने कुछ सरकारी विभागों के साथ मिलकर बनाया है। स्रोत इसे कहते हैं कैशलेस, संपर्क रहित, व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वाउचर। बाप रे, इतने सारे शब्द आसान भाषा में? आसान भाषा में ये एक डिजिटल कूपन या वाउचर है। प्रीपेड कूपन जैसा? हाँ, समझ लीजिए प्रीपेड वाउचर है जो किसी खास आदमी को किसी खास काम के लिए ही मिलता है और वो उसे खास जगह पर ही इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? कौन कौन होता है इसमें? इसमें 4 लोग मुख्य हैं। एक तो सेवा प्रायोजक स्पॉन्सर, सरकार या कोई कंपनी जो फायदा देना चाहती है। दूसरा सेवा प्रदाता, वो दुकान या अस्पताल जहां वाउचर चलेगा। तीसरा बैंक और चौथा वो व्यक्ति जिसे वाउचर मिला है, बेनिफिशियरी। और प्रक्रिया, वाउचर कैसे मिलता और इस्तेमाल होता है? प्रायोजक बैंक के जरिए लाभार्थी के मोबाइल पर एक एसएमएस या क्यूआर कोड भेजता है, वही वाउचर है। लाभार्थी वो कोड लेकर सेवा प्रदाता के पास जाता है। प्रदाता कोड स्कैन करता है, फिर लाभार्थी के पास एक ओटीपी जैसा वेरिफिकेशन कोड आता है, वो बताने पर पेमेंट हो जाता है। पैसा प्रायोजक के खाते से कटकर प्रदाता को मिल जाता है। तो इसके फायदे क्या लग रहे हैं? कई फायदे गिनाए गए हैं। एक तो लाभार्थी के पास बैंक खाता होना जरूरी नहीं, सिर्फ मोबाइल फोन चाहिए। फीचर फोन भी चलेगा? हाँ, फीचर फोन भी। दूसरा, पैसा उसी काम में खर्च होगा जिसके लिए दिया गया है, क्योंकि वाउचर और कहीं चलेगा ही नहीं। तीसरा, लाभार्थी की प्राइवेसी बनी रहती है। चौथा, प्रायोजक ट्रैक कर सकता है वाउचर इस्तेमाल हुआ या नहीं, और इसे प्राइवेट कंपनियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चिंताएं या सीमाएं भी होंगी। हाँ है। एक तो ये सिर्फ पेमेंट का तरीका है, सेवा मिलने की गारंटी नहीं। अगर दुकान में सामान ही नहीं है तो वाउचर का क्या करेंगे? हाँ, सप्लाई साइड की दिक्कतें तो ये हल नहीं करता। बिल्कुल। और शुरू में इसकी लिमिट कम थी, 10,000 रुपए, और एक ही बार इस्तेमाल होता था। पर अब इसमें बदलाव हुआ है। हाँ, अब लिमिट 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है और जब तक पैसा खत्म ना हो कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ज्यादा उपयोगी हो गया है। ठीक है, तो हमने सब्सिडी के प्रकार, उर्वरक सब्सिडी, डीबीटी और ई-यूपीआई को समझा। अब जरा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। WTO का क्या रोल है इसमें? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी का असर सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। इसीलिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के तहत नियम बने हैं, खासकर खेती की सब्सिडी को लेकर। वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, जिसकी बात होती है। हाँ, वही। इसके मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। एक, बाजार पहुंच, मतलब आयात पर रोक कम करना। दूसरा, निर्यात सब्सिडी, इनको खत्म करना। और तीसरा, घरेलू समर्थन, यानी देशों की अपनी सब्सिडी जिनमें कमी लाने की बात है। और इसी घरेलू समर्थन के लिए वो ट्रैफिक लाइट वाला सिस्टम है, ग्रीन, एम्बर, ब्लू। हाँ, वो समझने के लिए अच्छा तरीका है। ग्रीन बॉक्स, ये वो सब्सिडी हैं जो व्यापार पर असर नहीं डालती या बहुत कम डालती हैं,
जैसे रिसर्च पर खर्च, पर्यावरण के लिए मदद, आपदा राहत, इन पर कोई रोक नहीं है। अच्छा। एम्बर बॉक्स, ये वो सब्सिडी हैं जो व्यापार पर असर डालती हैं, मतलब उत्पादन और कीमतों को बिगाड़ती हैं। जैसे एमएसपी पर खरीद या उर्वरक बिजली पर सब्सिडी, इन पर सीमाएं हैं। यहीं पर वो डी मिनिमिस लेवल आता है, 10% वाला। बिल्कुल। विकासशील देशों के लिए ये सीमा है उनके कुल कृषि उत्पादन मूल्य का 10%, विकसित देशों के लिए 5%। इस सीमा तक एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे सकते हैं। इससे ज्यादा हो तो कमी लाने का दबाव बनता है। इसी को AMS यानी एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। और ब्लू बॉक्स? ब्लू बॉक्स भी एम्बर बॉक्स जैसी ही है, व्यापार बिगाड़ने वाली। लेकिन इसमें शर्त होती है कि सब्सिडी के बदले उत्पादन कम करना होगा, जैसे जमीन खाली छोड़ने के लिए पैसा देना। ये एम्बर जितनी प्रतिबंधित नहीं है। तो ये नियम है, लेकिन क्या भारत इनसे सहमत है? स्रोत बताते हैं कि भारत का कुछ विरोध है। हाँ, भारत का इन नियमों, खासकर सब्सिडी गिनने के तरीके और सीमाओं को लेकर काफी समय से विरोध रहा है। क्या मुख्य आपत्तियां हैं भारत की? एक तो गणना का तरीका ही गलत लगता है भारत को। WTO जिस पुराने समय 1986-88 की कीमतों को आधार बनाता है, वो आज के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, भारत कहता है कि हमारे यहाँ खेती पर निर्भर लोग बहुत ज्यादा हैं। ये करोड़ों छोटे किसानों की रोजी रोटी का सवाल है, सिर्फ व्यापार का नहीं। बिल्कुल। तीसरा, इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए किसानों को मदद और अनाज का स्टॉक रखना पड़ता है, जिसे WTO के नियम मुश्किल बनाते हैं। और विकसित देशों की सब्सिडी पर भी सवाल उठाता है भारत। हाँ, भारत अक्सर कहता है कि अगर प्रति किसान देखें तो कई पश्चिमी देश हमसे कई ज्यादा सब्सिडी देते हैं, भले ही उनका कुल प्रतिशत कम दिखे। तो यहाँ एक तरह का टकराव है राष्ट्रीय जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बीच। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला मुद्दा है WTO में। तो आज हमने सब्सिडी की इस पूरी जटिल दुनिया को समझने की कोशिश की। परिभाषा से लेकर प्रकार, उर्वरक क्षेत्र की बारीकियां, DBT और रुपया जैसे नए तरीके, और फिर WTO का नजरिया और भारत का पक्ष। सब कुछ देखने के बाद एक बात तो साफ है कि सब्सिडी एक बहुत शक्तिशाली लेकिन साथ ही बहुत पेचीदा औजार है। ये जरूरी भी है, पर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। ये एक दो धारी तलवार है, और जैसे जैसे हम और सटीक डिजिटल तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सवाल तो मन में आता ही है। क्या? यही कि सब्सिडी को और असरदार बनाने के लिए इसके जो अनचाहे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे पर्यावरण पर असर या बाजार में गड़बड़ी, उनको कम करने के लिए और साथ ही देश की ज़रूरतें और दुनिया के नियमों में तालमेल बिठाने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या हमें अपनी सोच ही बदलनी होगी? ये सोचने वाली बात है।